हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही है हमारी हिंदी मीडियम की। इंग्लिश मीडियम की ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो जो 15 दिसंबर को जो आपको एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वैश्वीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण क्या होता है? तो देखने को मिलता है, वैश्वीकरण बाजारी शक्तियों के माध्यम से घरेलू अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के साथ एकीकृत करने की एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा क्या करता है, पूरे के पूरे विश्व के साथ आप जुड़ाव महसूस करते हैं और आपका जो व्यापार है वो बहुत अच्छे से बढ़ता चला जाता है। और इसी के साथ साथ जो ध्यान देने की चीज़ ये उभरती है कि वैश्वीकरण से होने वाले जो फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा है। पहला कि ये कि व्यापार बढ़ने की वजह से लोगों को रोजगार बहुत ज़्यादा मिला है। और दूसरी बात, ये व्यापार बढ़ने की वजह से एक देश दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गया है और जो सामान का आदान प्रदान है वो भी बहुत अच्छे से हो गया है। और वैश्वीकरण से आप ये भी बोल सकते हो कि पूरा का पूरा जो विश्व है बहुत ज़्यादा निकट आ चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है और पूरा का पूरा विश्व एक तरीके से एक विलेज या फिर एक शहर के रूप में परिवर्तित हो गया, जहाँ पे कनेक्टिविटी इतनी आसान हो चुकी है कि आप किसी भी वर्ल्ड के कोने में क्या कर सकते हो, कनेक्टिविटी कर सकते हो या फिर कहीं से भी आप अपना संपर्क साध सकते हो। तो देखने को मिलता है वैश्वीकरण अपने आप में बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है हमारे लिए कि किस तरीके से पूरे के पूरे समाज के साथ, पूरे विश्व के साथ किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से जुड़ाव महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो वैश्वीकरण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनको भरता है, क्योंकि ये क्या करता है, बाजारी शक्तियों को किस तरीके से बाजारों से जोड़ना है और रोजगार के साधन उपलब्ध कराने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है हमारे पास। बाहरी स्रोत क्या है? बाहरी स्रोत क्या होते हैं? इससे अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसके अंतर्गत व्यवसाय संबंधी सेवाएं जैसे कि कॉल सेंटर, प्रतिलेखन, रोग विषय परामर्श आदि। मतलब जैसे कि इसका मतलब ये है कि बाहर से ली जाने वाली सेवाएं, जैसे कि आप कॉल सेंटर से अगर कोई सेवाएं ले रहे हैं या फिर आपने किसी विशेषज्ञ को दिखाया, बाहर से ली जाने वाली सेवा को क्या बोलते हैं? बाहरी स्रोत कहा जाता है। ठीक है, आते हैं बाहरी दुनिया से किराए पर ली जाती है, उसको आप क्या बोलते हो? बाहरी स्रोत कहा जाता है। तो ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर निकलता है कि बाहरी स्रोत क्या कहलाए जाते हैं? बाहर से ली जाने वाली कोई भी सर्विस आपकी। ठीक है, चाहे वो कॉल सेंटर से आप कोई सर्विस ले रहे हैं या फिर किसी विशेषज्ञ से कोई हेल्प ले रहे हैं, वो सारी की सारी बाहर से ली जाने वाली आपकी मदद एक तरीके से बाहरी स्रोत का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक सुधारों से क्या अभिप्राय है? आर्थिक सुधार क्या होते हैं? आर्थिक सुधारों से अभिप्राय ऐसी आर्थिक नीति के समूह से है जो जीडीपी समृद्धि को तीव्र करने के लिए निर्देशन की जाती है। मतलब किस तरीके से जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा तीव्र गति से बढ़ाने वाले कौन कौन से क्रम है उनको लागू करना जरूरी हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो मेन रोल होता है किसी भी सरकार का, तो वो ये होता है किस तरीके से जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा दिया जाए। और ये किस किस माध्यम से किया जा सकता है, तो हमें समझ आता है आर्थिक सुधारों के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है और इसमें क्रमवश बहुत ज़्यादा तरक्की की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है आपका, अवमूल्यन को परिभाषित कीजिए। क्या होता है अवमूल्यन? अवमूल्यन से अभिप्राय है कि देश की सरकार द्वारा नीतिगत क्रिया जिससे विश्व की अन्य मुद्राओं के संबंध में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी होती है। मतलब घरेलू मुद्रा के मूल्य में किस तरीके से कमी हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, आपकी घरेलू मुद्रा जब कम होगी जब एक तरीके से इंपोर्ट करना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे। आपकी नीति इस तरीके की नहीं है कि आपने लोकल मार्केट्स को बचा नहीं पा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो मीन्स आपके यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, इस तरीके के आपके उद्योग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज करने की जरूरत है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनमें प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता वहाँ पर दिखाई आपकी देती है। तो क्या करना है आपको, अपनी जो मुद्रा है उसको बचा कर रखना है, क्योंकि आपका जो रिजर्व्स हैं, ठीक है, जो आपका मुद्रा कोष है उसको बचाना है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रोल निकल के आता है। तो अवमूल्यन से अभिप्राय है देश की सरकार द्वारा नीतिगत क्रिया जिससे विश्व की अन्य मुद्राओं के संबंध में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी होती है। मतलब किस तरीके से घरेलू मुद्रा में कमी देखने को मिलती है। तो देखने को मिल रहा है आपकी जो मुद्रा कमजोर हो रही है दूसरे देशों के मुकाबले, उसको किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है। जब आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी जो मुद्रा है वो क्या होती चली जाएगी, स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। विनिवेश क्या है? ठीक है, विनिवेश क्या है? विनिवेश क्या होता है? विनिवेश से अभिप्राय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों को निजी उद्यमों को बेच दिया जाता है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र कौन से होते हैं? ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र
जो आपका सभी लोगों का होता है उसको आप सार्वजनिक क्षेत्र कहते हो, उसको निजी उद्योग यानी कि जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनको बेच दिया जाता है, इसको विनिवेश कहा जाता है। ठीक है, कोई भी सार्वजनिक जगह है उसको किसको दिया जा रहा है, पूंजीपतियों को दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्टिव कीजिए ताकि लोगों को ज़्यादा फायदा उससे मिल सके, तो आप इसको क्या बोलेंगे, विनिवेश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंक पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है, तो नगद, आरक्षित अनुपात और और वैधानिक तरलता अनुपात, रेपो रेट दर, खुले बाजार की क्रियाएं आदि कुछ कुछ ऐसे नियम हैं जिसके द्वारा क्या किया जाता है, बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका लोन होता है उसको बांटने से रोका जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांट दिया जाएगा तो देखने को मिलता है पूरी की पूरी मार्केट में जो कैश का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब भी कैश का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है तो देखने को मिलता है डिमांड बढ़ती चली जाती है, और जब भी डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है। तो सरकारों का काम होता है किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से महंगाई को काम किया जाए, तो देखने को मिलता है आरबीआई और गवर्नमेंट, ठीक है, आरबीआई यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार दोनों मिलकर इनका काम ये होता है किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल में रखा जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि देखने को मिलता है जो मिडिल क्लास जो लोग हैं उन्हीं की वजह से हमारी इकोनॉमी पूरी अच्छे से रन कर पाती है, तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होने देनी, महंगाई ज़्यादा नहीं होने देनी, कंट्रोल उसको करके रखना है। इसी वजह से इस तरीके के जो रेपो रेट है आपका, इसको आप इंग्लिश में CSLR और डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स कहते हो, ये भी क्या करती हैं, आपकी बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं, प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। प्रशुल्क घरेलू उद्योगों को संरक्षित करने तथा आयातों को प्रतिबंधित करने के लिए लगाए जाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ इसलिए लगाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इसलिए लगाए जाते हैं, प्रशुल्क इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आप क्या कर सको, अपनी जो लोकल मार्केट्स उनको प्रोटेक्ट कर सको, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सामान अगर आप खरीदते रहोगे, निर्यात करते रहोगे बहुत सा सामान, और निर्यात करने में दिक्कत ये होती है कि आपकी जो इंडस्ट्रीज है वो सही से ग्रो नहीं कर पाती, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी बढ़ती चली जाती है। तो किस तरीके से दूसरों की डिपेंडेंसी को कम करना है, वो एक कारण निकल के आता है। प्रशुल्क एक ऐसा कारण है जिसकी सहायता से, प्रशुल्क की सहायता से आप क्या कर सकते हो, अपनी घर की लोकल मार्केट्स को बचा सकते हो, और साथ साथ जो बहुत सा सामान आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको भी क्या कर सकते हो, आप उसको खत्म कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपकी लोकल मार्केट बची है, पूरा का पूरा जो साइकिल होता है इकोनॉमी का वो इफेक्टिवली रन करता रहता है। और प्रशुल्क इसलिए भी लगाए जाते हैं क्योंकि आपकी जो मुद्रा है वो अगर लगातार गिर रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और इम्पोर्ट को कम करना पड़ेगा, तो प्रशुल्क वहाँ पे भी थोड़ा सा आपका रोल अदा करता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हमें समझते हुए चलना है, कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इन कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर एक बहुत अच्छे रूप में दिखाई देगा, आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल उसमें लिख पाएंगे। जरूरी नहीं कि सारा रट के ही जाए, अंडरस्टैंडिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किस प्रकार आर्थिक समृद्धि करता है, मतलब उदारीकरण किस तरीके से किया जाए, बोलते हैं लिबरलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, तो उदारीकरण में क्या करते हैं, बहुत से क्षेत्रों में छूट देते हैं या फिर उसमें पॉलिसी फ्रेमिंग करते हैं, अलग अलग चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, जो पूरा का पूरा क्षेत्र होता है वो अलग तरीके से दिखाई देता है, और साथ साथ उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस भी हमें दिखाई देते हैं, और इकोनॉमी का जो साइकिल है बहुत अच्छे से स्ट्रांगली वर्क करने लगता है, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगती है लोगों की, और एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी या रोजगार के जो साधन होते हैं वो उपलब्ध होने लगते हैं पूरी के पूरे समाज में। इसी वजह से देखने को मिलता है लिबरलिज्म यानी कि उदारीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। देखने को मिलता है 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो नीति लाई गई जिसमें से उदारीकरण भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। ये उनके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आज जो हमारी जो इकोनॉमी है वो आज 5th स्पॉट पर दिखाई देती है वर्ल्ड में। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, चाहे आपका प्राइमरी सेक्टर हो, ठीक है, चाहे वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विस सेक्टर हो, कोई सा भी सेक्टर हो, उन सब में इनमें से आपको चेंजेस दिखाई देंगे। तो औद्योगिक संस्थान के लाइसेंसिंग उन्मूलन, मतलब लाइसेंसिंग राशि को किस तरीके से खत्म किया गया, उसके स्थान पर कौन कौन सी चीज़ों को लागू किया गया, ठीक है, किस तरीके से ट्रांसपेरेंट लॉज लाए गए, ठीक है, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन आपका बन के निकलता है। ठीक है, व्यापार टैरिफ नीतियों में किस तरीके से तरलीकरण किया गया, कहने का मतलब है किस तरीके से उनको कम किया गया, पहले बहुत कठोर थे अब उनको बहुत ज़्यादा सीधा कर दिया गया है, और जो आपके कर के जो ढांचे हैं वो किस तरीके से सीधा किया गया, राजकोषीय अनुशासन किस तरीके से बढ़ाया गया, बैंकिंग क्षेत्र को किस तरीके से ब्याज कम करने के लिए कहा गया, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ब्याज देने की वजह से लोग लोन को एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सारे के सारे फैक्टर्स के ऊपर हमने ध्यान दिया, और उसी की वजह से हमारी पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, पूरी की पूरी इकोनॉमी वो आगे
बढ़ते चली गई। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स इवन प्री बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। ठीक है। और एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है कि नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज किस तरीके से आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। मतलब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं वो हमें समझना है। नई आर्थिक नीति की आलोचनात्मक समीक्षा में 1991 में शुरू होने वाले आर्थिक सुधारों के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पक्षों को हम समझते हैं। सकारात्मक प्रभावों को देखें तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के स्तर में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि जो आपकी ग्रोथ है, जीडीपी का जो सेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रांगली आगे बढ़ता चला गया, इसी की वजह से हमारा देश भी आगे चल रहा था। तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। नेगेटिव में अगर बात की जाए तो नकारात्मक प्रभाव को क्षेत्रीय असंतुलता तथा आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण के रूप में देखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि सभी लोगों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्शन सोसाइटीज होती हैं, हर तरीके का समाज है हमारे यहाँ पे, तो हर समाज को एक समान रूप से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाया 1991 के जो रिफॉर्म हुए उसमें। तो इसी वजह से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि हम 140 करोड़ इंडियंस हैं तो सबको आगे बढ़ने का अधिकार है, किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नहीं। इसी वजह से देखने को मिलता है ये नकारात्मक प्रभाव में गिना जाता है। और क्षेत्रीय असंतुलन निम्न कारणों से उत्पन्न होता है। मतलब कुछ कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। तो कृषि क्षेत्र को नकारा जाता है जबकि औद्योगिक और तृतीय क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है। यानी प्राइमरी सेक्टर जो है आपका, प्राथमिक जो क्षेत्र है उसको नकारा जा रहा है। इसी वजह से देखने को मिल रहा है जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाई, इसमें ऐसा कहा जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका समृद्धि की प्रक्रिया केवल अर्थव्यवस्था के शहरी क्षेत्र तक ही सीमित रही। मतलब शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू द विलेजेस। ठीक है। गाँव में जो लोग रह रहे हैं उनके पास बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है, शहरों में रहने वाले लोगों के पास ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, असंतुलन नहीं होना चाहिए, बराबरी का माहौल होना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा घरेलू बाजार के तेज नियंत्रण के कारण आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हुआ। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है उन्होंने किस तरीके से अपने हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया, अपने हिसाब से कीमत को सेट किया, ये भी बोला जा सकता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा घरेलू बाजार के तेज नियंत्रण के कारण आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हुआ है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के उभरता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। एक और क्वेश्चन आता है हमारा, भारत बाहरी स्रोतों के लिए पसंदीदा गंतव्य क्यों बनता जा रहा है। मतलब बाहर से लोग आके इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना क्यों चाहते हैं। तो इसका ये निकलता है, बाहरी स्रोतों के लिए भारत के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उठाने के लिए जो उठाए गए कदम है वो कौन कौन से। पहला निकल के आता है, भारत निम्न मजदूरी दर पर श्रम की प्रचुर पूर्ति करता है। मतलब यहाँ पर कम अगर आप वेतन देंगे तो भी आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो काम करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो कम वेतन पे भी लोग मिल जाते हैं। तो पहला कारण ये निकलता है। दूसरा क्या है, यहाँ पे श्रम बहुत सस्ता है। ठीक है, श्रम बहुत सस्ता है, इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंपनी सेटअप करना चाहते हैं। और सेकंड निकल के आता है, भारत में ऐसा प्रौद्योगिकी उद्योग का क्रांतिकारी विकास हुआ है जो बाहरी स्रोतों का एक मूल तत्व है। मतलब यहाँ पे प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे स्किल्ड लेबर भी आपको मिल जाती है। ठीक है। और उसकी जो आप सैलरी देंगे या फिर उसको वेतन जो देंगे उतना ज़्यादा नहीं देने की ज़रूरत है, जितना आप यूरोप में या फिर चाइना में या फिर अमेरिका या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्रीज़ में देंगे उससे काफ़ी कम आपको यहाँ पे देने को मिलेगा। तो देखने को मिलता है ये दो बहुत बड़े कारण निकलते हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आके इन्वेस्ट करते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाना स्टार्ट उन्होंने कर रखा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये है हमारा टेलीग्राम का ग्रुप, आप क्लास 12th ESP डाल के इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमेशा आप अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और इस तरीके की आपकी सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।